प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 10 लाख रोजगार योजना के तहत रोजगार मेले में देश के करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी देने के लिए गंभीर है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। ये हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत है। पीएम ने कहा कि भारत आज सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में विश्व की एक बड़ी शक्ति बन गया है और अब एक्सपर्ट भरोसा जता रहे हैं कि भारत विश्व का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस भी बनेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले अक्टूबर महीने में रोजगार मेला की शुरुआत की थी, जिसमें 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। बीते शनिवार संविधान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित संविधान समारोह में भाग लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने ई कोर्ट परियोजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए भारत के 26/11 आतंकी हमले में प्राण देने वाले नागरिकों को नमन किया और कहा कि मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा हमला किया था। आज भारत अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए देश आगे बढ़ रहा है। इन सब के पीछे हमारा संविधान है। हमारे संविधान के पीछे लिखा शब्द विद पीपल, नागरिकों को सुखी, सच्चाई के साथ खड़े होना, सरल व्यवहार, यही देश का स्वभाव होना चाहिए। इसी के साथ पीएम मोदी ने डिजिटलीकरण से संबंधित ई न्यायालय परियोजना के तहत कई नवीन पहलों को शुरू किया, जिनमें वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल अदालतें शामिल हैं। वहीं समारोह में देश के प्रधान न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित रहे। बीते शुक्रवार संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दोषियों और उनके मददगारों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर दूसरे देशों के टालमटोल के रवैये पर वैश्विक समुदाय को जमकर लताड़ा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है। ISIS और अल-कायदा से संबंध व प्रेरित समूह विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका में अपने मंसूबों को अंजाम देते हुए आम लोगों और सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संयुक्त ब्रीफिंग में कहा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नवंबर 2008 में 10 आतंकवादी मुंबई शहर में दाखिल हुए थे। 4 दिन तक शहर में तबाही मचाते रहे। 26 विदेशी नागरिकों समेत 166 लोगों की हत्या कर दी थी। कंबोज ने कहा कि इन आतंकी हमलों के साजिशकर्ताओं और मददगारों पर प्रतिबंध लगाने के हमारे प्रयासों को राजनीतिक कारणों से रोका जा रहा है, जिससे वो लोग आज भी आजाद घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शुक्रवार दिल्ली में लचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह में भाग लिया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अहोम जनरल लाचित बरफुकन की जयंती के अवसर पर उन पर लिखी किताब का विमोचन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि वीर लाचित बरफुकन का जीवन हमें प्रेरणा देता है। इस दौरान पीएम ने कहा कि वीर लाचित बरफुकन का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम व्यक्तिगत स्वार्थों को नहीं, देश हित को प्राथमिकता दें। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमारे लिए परिवारवाद, भाई भतीजावाद नहीं, बल्कि देश सबसे बड़ा होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का है। भारत का इतिहास जंग का है, त्याग, तप का है। बीते गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने बड़ी घोषणा करते हुए ऑनलाइन RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन पोर्टल की शुरुआत की है, जिससे अब कोई भी आम नागरिक सूचना को अधिकार कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट से जानकारी पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने के लिए आपको registry.sci.gov.in पोर्टल पर जाना होगा और सूचना अधिकार कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट से जानकारी पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। भारत बायोटेक की इंट्रानेशनल 5 आर्म्स कोविड बूस्टर खुराक को सीमित उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है। शुक्रवार को भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने इस कोविड वैक्सीन को अपनी सहमति दे दी है। जानकारी के अनुसार कोरोना वैक्सीन की ये बूस्टर खुराक इंजेक्शन की जगह नाक के माध्यम से दी जाएगी। वहीं भारत बायोटेक का दावा है कि ये नेजल डोज अब तक इस्तेमाल की जा रही कोरोना वैक्सीन से अलग और ज्यादा प्रभावी है।
बीते मंगलवार ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने एक ट्वीट में ये जानकारी देते हुए कहा कि भारत के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता संसद से पारित हो गया है। साथ ही वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा, खुशी है कि भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को ऑस्ट्रेलियाई संसद ने पारित कर दिया है। उन्होंने आगे लिखा, हमारी गहरी दोस्ती के चलते ये हमारे लिए व्यापार संबंधों को पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ाने और बड़े पैमाने पर आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए मंच तैयार करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने एक बार फिर वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा का परिचय दिया है। यमन में युद्ध के बाद बने हालातों पर यूएनएससी में बीते बुधवार भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने गहन चिंता व्यक्त की। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत द्वारा यमन की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने यूएनएससी में कहा कि गेहूं के निर्यात पर हमारे राष्ट्रीय नियमों के बाद भी हमने यमन को गेहूं का निर्यात करना जारी रखा है। हम भविष्य में भी ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछले 30 दिनों के भीतर ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के तहत लगभग 85,000 मीट्रिक टन के 2 गेहूं शिपमेंट यमन के लिए भेज दिए गए हैं। हम आशा करते हैं कि ये महत्वपूर्ण पहल यमन को लाभान्वित करती रहेगी। 24 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के प्री लॉन्च समारोह को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कोविड, कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट इन 3 चुनौतियों में से प्रत्येक ने खाद्य सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। जयशंकर ने कहा कि भारत विश्व के बाजरा उत्पादन में लगभग 20% की हिस्सेदारी रखता है। विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत खाद्य सुरक्षा से हुई है। इसका मूल विचार ये था कि कैसे अपने स्वयं के लिए भोजन सुरक्षित कर सकते हैं और दूसरों तक ये कैसे पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हमने भारतीय बाजरा वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का फैसला किया है। बता दें कि भारत ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें भारत के प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन मिला और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया। सीवी आनंद बोस ने बुधवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव ने राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष विमान बनर्जी और कई मंत्री मौजूद रहे। बता दें, सीवी आनंद बोस भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1977 बैच के केरल कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और उन्हें 17 नवंबर को पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के तौर पर नामित किया गया था, जिन्होंने इस पद पर पूर्व राज्यपाल लाल गणेशन की जगह ली है। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इसी बीच बीजेपी ने बीते शुक्रवार 12 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और 7 सांसद मौजूद रहे। बीजेपी ने अपने इस संकल्प पत्र में कहा कि हर गरीब को मकान देने का सपना पूरा किया जाएगा। साथ ही इसमें घोषणा की गई कि निगम के 1600 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा और दिल्ली को सस्टेनेबल और ग्रीन सिटी बनाया जाएगा। वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रसोई शुरू कराई जाएगी, जिसमें 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर 4 दिसंबर को वोटिंग और 7 दिसंबर को मतगणना होगी। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाई को लेकर राज्य सरकार द्वारा 24 नवंबर यानी गुरुवार को बड़ी जानकारी सामने आई, जिसमें मदरसों में यूनिफॉर्म से लेकर पाठ्यक्रम में बदलाव शामिल है। उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के दायरे में आने वाले सभी 103 मदरसों में अगले सत्र से ड्रेस कोड लागू हो जाएगा और सभी मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें भी लागू होंगी। उन्होंने आगे कहा कि मदरसों को भी आधुनिक स्कूलों की तर्ज पर चलाने की तैयारी है। इसके लिए पहले चरण में 7 मदरसों को आधुनिक बनाया जाएगा, जिसमें 2 देहरादून, 2 उधम सिंह नगर, 2 हरिद्वार और 1 नैनीताल का मदरसा शामिल है। केरल हाईकोर्ट ने बीते सोमवार मुस्लिम समुदाय में होने वाली शादियों और पॉक्सो एक्ट को लेकर बड़ा फैसला किया है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि 2 पार्टीज के बीच शादी होती है और उनमें से एक नाबालिग है, तो अपराध होने की स्थिति में उससे जुड़ा मामला पॉक्सो एक्ट के तहत चलेगा, फिर चाहे वह शादी धार्मिक कानूनी प्रावधानों के तहत मान्य ही क्यों न हो। बता दें, पॉक्सो एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असल्ट
और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। भारत के वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी कर प्रणाली को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। देश में जीएसटी के ढांचे को करदाताओं के लिए सरल बनाने के लिए यह बदलाव किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता के दायरे में आने वाले दंडात्मक अपराधों को जीएसटी कानून से बाहर करने पर योजना बनाई गई है। एक बड़े अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को सहमति मिलते ही वित्त मंत्रालय जीएसटी कानून में संशोधन का प्रस्ताव देगा। इसे संसद के शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा। विश्व की प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत के स्वर्णिम भविष्य को लेकर लगातार शोध हो रहे हैं। इसी कड़ी में पेरिस स्थित आर्थिक विकास एवं सहयोग संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारत एशिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। वहीं भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर वित्त वर्ष 2022 से 23 में 6.6% की दर से बढ़ेगी। वैश्विक स्तर पर छाई मंदी के बीच विश्व की अर्थव्यवस्था केवल 3.1% की दर से बढ़ेगी। यह आंकड़ा 2021 के 5.9% की वृद्धि दर के मुकाबले काफी कम है। देश की कर प्रणाली के डिजिटल होते ही कर संग्रह में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी कड़ी में वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बड़ी जानकारी दी है। बजाज ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में कर संग्रह बजट से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए अधिक होने के आसार है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए बजट में निर्धारित कर संग्रह लक्ष्य लगभग 27.50 लाख करोड़ रुपए है। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह क्रमशः 14.20 लाख करोड़ रुपए और 13.30 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया था, जो अब बढ़कर 31.50 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। बीते गुरुवार अभिनेत्री ऋचा चड्ढा द्वारा गलवान घाटी को लेकर सेना के खिलाफ किए गए आपत्तिजनक ट्वीट के बाद से सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा उनकी कड़ी आलोचना की जा रही है। फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित ने अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बता दें कि अभिनेत्री ने उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के मंगलवार को दिए गए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने का बयान को जोड़कर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि गलवान हाय कह रहा है, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स में आक्रोश है और अभिनेत्री चड्ढा की जमकर आलोचना हो रही है। हालांकि चारों ओर से आलोचनाओं से घिरने के बाद ऋचा चड्ढा ने ट्वीट के लिए माफी मांगी है। बता दें कि गलवान में वर्ष 2020 में हुए भारत चीन संघर्ष में 20 बहादुर जवानों ने अपने प्राण की आहुति दी थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो प्रतिदिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में इसरो ने बीते शुक्रवार बहुमुखी साउंडिंग रॉकेट RH-200 का सफल प्रक्षेपण किया। यह तिरुवनंतपुरम के थुम्बा तट से किया गया है। यह इसरो का 200वां सफल प्रक्षेपण है। इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ वैज्ञानिकों के साथ उपस्थित रहे।